कभी एक वक्त था जब रात के 8 बजते ही हर घर में बीबीसी सैरबीन की आवाज गूंजती थी। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं साइमा अली। बीबीसी उर्दू शाम 4 बजे की खबरें। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं अहमद रजा। हमने इसी आवाज के साथ आंख खोली और इसी से दुनिया को समझना सीखा। हालत हज़रा के प्रोग्राम सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का आदाब। हालत हज़रा के प्रोग्राम में आज आप सिर्फ अमेरिका को नहीं चीन को भी देखेंगे और सुनेंगे। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, अमेरिका और ईरान को भी देखेंगे और सुनेंगे। यही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका को भी देखेंगे कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। फिर एक दिन वो आवाज खामोश हो गई। बीबीसी उर्दू शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर अपनी रेडियो नशरियात सैरबीन आज 31 दिसंबर से बंद कर रहा है। सामे का सवाल, ये क्यों बंद हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कितने लोग परेशान हो गए जनाब, ये काम मत कीजिए। मगर हमने तय किया कि ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। यूं पैदा हुआ जीबीसी सैरबीन। 15 जनवरी के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमेरिका का गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान। ईरान में कत्ले आम बंद हो गया। फांसी की सजाओं पर अमल नहीं होगा, अमेरिकी सदर का दावा। And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that a good authority will find out about it. ईरान में कशीदगी बरकरार, फजाई हदूद बंद, आलमी एयरलाइंस और ममालिक की एहतियाती तदाबीर। ईरानी वजीर खारजा की हालिया मुजाहिरों में हजारों अफराद की हलाकत के दावों की तरदीद। So as a result, for 3 days we had in fact fighting against terrorists and not with the protesters. It was completely a different story. ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। सदर ट्रंप का ग्रीन लैंड को फतह करने पर इसरार। डेनमार्क का कहना है कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And here our perspectives continue to differ, I must say. अमरीकी इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग मुअत्तल। पाकिस्तान समेत 75 ममालिक मुतासिर। वजह क्या है? डिजिटल अदायगियों में जिद्दत का हदफ। पाकिस्तान और ट्रंप खानदान से मुंसलिक क्रिप्टो कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। जानिए उस धात के बारे में जिसकी कीमत में सोने से भी कहीं ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ। और ये भी जानिए कि पाकिस्तानी सहाफी शाह ज़ेब को ड्रामा केस नंबर 9 बनाने का ख्याल क्यों आया। तो मैंने देखा काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक आपने कोर्ट रूम ड्रामे को न्यूज रूम ड्रामा बना दिया। ये शुरू से मैंने लिखा हुआ था। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान करते हुए कहा है कि गजा में एक टेक्नोक्रेटिक फलस्तीनी हुकूमत कायम की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे के पहले मरहले के तहत हमास और इसराइल ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंग बंदी के साथ साथ यरगमालियों और कैदियों के तबादले, गजा से इसराइल के जुज़वी इनखला और इंसानी इमदाद में इजाफे पर इत्तफाक किया था। विटकॉफ का कहना है कि दूसरे मरहले में गजा की तामीर नौ और इसे मुकम्मल तौर पर गैर फौजी इलाका बनाने का हदफ भी शामिल है। इस मरहले में हमास और दीगर फलस्तीनी ग्रुपों को गैर मुसल्लह करना भी शामिल है। स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमेरिका को तवक्को है कि हमास आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश की वापसी समेत तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा करने में नाकामी के संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके पास मुस्तनद ज़राए से पहुंचने वाली मालूमात के मुताबिक ईरान में कत्लेआम बंद हो चुका है और वहां फांसी की सजाओं पर भी अमल दरामद नहीं होगा। बुध की रात ओवल ऑफिस में बात करते हुए उनका कहना था कि उनके पास पहुंचने वाली मालूमात के मुताबिक ईरान का फांसी की सजाओं पर अमल दरामद करने का कोई मंसूबा नहीं है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान में कत्ले आम दोबारा शुरू होने या फांसी की सजाओं की सूरत में अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा।
We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. इससे कबल भी अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया था कि अगर ईरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को फांसी देती है तो अमरीका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। इसके रद्द-ए-अमल में ईरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। इसी सूरत हाल में अमरीकी न्यूज चैनल CBS ने खबर दी थी कि अमरीका कतर में अपने अल उदीद एयरबेस पर मौजूद एहलकारों की तादाद कम कर रहा है। हुकाम ने इस इकदाम को एहतियाती तदबीर करार दिया है। अल उदीद फिजाई से बाज एहलकारों के इनखला से मुतल्लिक गर्दिश करती मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से रियासत कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस यानी IMO ने कहा है कि ये इकदामात मौजूदा इलाकाई कशीदगी के जवाब में किए जा रहे हैं। IMO ने इस बात की तौसीक की कि रियासत कतर अपने शहरियों और रिहायशियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते हुए तमाम ज़रूरी इकदामात जारी रखे हुए है, जिनमें अहम तनसीबात और फौजी सहूलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक इक़दामात भी शामिल हैं। IMO ने मज़ीद कहा कि अगर कोई नई पेशरफ्त सामने आती है तो इसे बाज़ाबिता और मुकर्ररा ज़राए के ज़रिए अवाम तक पहुँचाया जाएगा। ईरान में जारी कशीदा सूरत हाल के बाइस ईरानी फ़िज़ाई हदूद बुध और जुमेरात को भी बंद रहीं, जिसके नतीजे में एयर इंडिया ने ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने और मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने का ऐलान किया है, जबकि बाज़ परवाज़ें मनसूख भी की जा रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA के मुताबिक उसकी परवाज़ें ईरानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से मुतासिर नहीं हो रहीं। इलाकाई तनाव के पेश नज़र अमरीका ने कतर में अल उदीद एयरबेस पर अपने अमले की तादाद कम करने और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। उधर इटली, पोलैंड और इंडिया ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद हज़ारों में बताई जा रही है, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि हालिया मुजाहिरों के दौरान हज़ारों अफराद की हलाकत के दावे बेबुनियाद हैं और उनका कोई सबूत नहीं है। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अगरचे बहुत कोशिश की गई कि हलाकतें ज़्यादा हों, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ सैकड़ों हुई हैं। उनका कहना था कि हुकाम जल्द ही हलाकतों की सही तादाद जारी कर देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि हलाकतों की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ जाहरियत के जवाब को पैदा करना था। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 4 रोज से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और कोई एहतजाज नहीं हुआ है। And there were terrorist cells. They came in. They used Daesh-style terrorist, operations. They got police officers, burned them alive, they beheaded them, and they started shooting at police officers and also to the people. So as a result, for 3 days, we had, in fact, fighting against terrorists and not, with the protesters. It was completely a different story. ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी किया है। ईरान के वजीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी ने दावा किया है कि 8 से 10 जनवरी के दौरान मुल्क में एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि ये मुकम्मल खाना जंगी थी और इन 2 दिनों में गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद मुजरिम हैं, क्योंकि वो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। BBC फारसी के मुताबिक अमीन हुसैन रहीमी ने बुध को ईरान की काबीना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गिरफ्तार अफराद के साथ किसी किस्म की रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल, अमेरिका और बादशाहत के हामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी उनके एजेंडे का हिस्सा है। ईरान की अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन भी इससे कबल कह चुके हैं कि गिरफ्तार किए गए अफराद के लिए कोई रियायत नहीं होगी और उन्हें जल्द अज जल्द मुकदमा चलाकर सजा देनी चाहिए। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे निशाना बनाए जाएंगे। कशीदगी के बायस ईरानी सरहद के रास्ते पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी भी जारी है। सोमाली प्रेसिडेंसी के तर्जुमान के मुताबिक ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास आज यानी जुमेरात को होगा। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने ये इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में हलाकतें रोकने के लिए फौरी तौर पर सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके पास मुसद्दिका वीडियोस और गवाहों के बयानात हैं
जिससे ईरान में बड़े पैमाने पर मावराए अदालत कत्ल की निशानदेही होती है। तंजीम का कहना है कि 28 दिसंबर से बड़े पैमाने पर पुरअमन मुजाहिरों को कुचलने के लिए पुरतशद्दद क्रैकडाउन के नतीजे में इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं जिसकी इससे पहले नजीर नहीं मिलती। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत का दावा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। डेनमार्क के वजीर खारिजा ने बुध के रोज व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वजीर खारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमरीका और डेनमार्क के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ पाया जाता है। लॉर्स लूकी रासमोसन का कहना है कि JD वैंस और मार्को रूबियो के साथ होने वाली मुलाकात बेतकल्लफ लेकिन तामीरी रही। ताहम उनका कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ग्रीनलैंड को फतह करने पर इसरार कर रहे हैं, जो कि कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। उनका कहना है कि हमने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि ये डेनमार्क के मफाद में नहीं है। We had what I will describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The President has made his view clear, and we have a different position. बाद आज़ाद सदर ट्रंप ने एक बार फिर वसाइल से मालामाल जजीरे के उसूल में अपनी दिलचस्पी का इयादा किया। Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. अमेरिकी सदर की इस पोजीशन ने उनके यूरोप के इत्तेहादियों को हिलाकर रखा हुआ है, जबकि इसकी वजह से नेटो के साथ तनाव में भी इजाफा हो रहा है। ख्याल रहे कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है और इसकी अपनी हुकूमत मौजूद है। दूसरी जानिब डेनमार्क नेटो का रुकन मुल्क है और वजीर आजम मैथे फ्रेडरिक्सन ने खबरदार किया है कि अगर फौजी ताकत इस्तेमाल की गई तो ये ट्रांस अटलांटिक दिफाई इत्तेहाद के खात्मे की अलामत होगी। शुमाली अमेरिका और आर्कटिक के दरमियान वाक़े ग्रीनलैंड की जुग्राफियाई हैसियत इसे मिसाइल हमलों की सूरत में इब्तिदाई वार्निंग निज़ाम के लिए निहायत अहम बनाती है, जबकि बहरी जहाज़ों की निगरानी के एतबार से भी इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत मुसल्लम है। How important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States, but that doesn't mean that we want to be owned by United States, but as allies, how we can strengthen our cooperation, it's all our interest. अमेरिका ने पाकिस्तान, ईरान, रूस और अफगानिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी है। ये फैसला 21 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। ताहम इसका इतलाक सियाहती, तालीमी और कारोबारी वीज़ों पर नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक ये इकदाम उन अफराद के खिलाफ है जो अमरीका मुंतकिल होकर हुकूमती फलाही इमदाद पर इन्हासार करते हैं। हुकाम का कहना है कि वीज़ा अमल का जायजा लेकर ऐसे मुमकिन तारकीन वतन को रोका जाएगा जो अमरीकी निज़ाम पर बोझ बन सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी नियाद अमरीकियों में हुकूमती इमदाद लेने की शरह 40.2% है, जिसे इस फैसले की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस पाबंदी का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान और अमरीका के सफारती ताल्लुकात से नहीं बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसी और फलाही निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ से है। अगरचे हालिया बरसों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई, ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ये पाबंदी आरजी है और नजरसानी के बाद पाकिस्तान को इस फहरिस्त से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान ने डिजिटल अदायगियों और मालियाती निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान से मुंसलिक क्रिप्टो कारोबार से वाबस्ता कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF के साथ एक मुफाहमती यादाश्त यानी MOU पर साइन किए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक ये मुफाहमती यादाश्त हुकूमत पाकिस्तान और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान तय पाई है, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से मुंसलिक इदारा है। इस मुआहदे का मकसद सरहद पार लेन देन के लिए उभरते हुए डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर मुकालिमा, तकनीकी ताउन और महारत के तबादले को फ़रोग़ देना है। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़चरी विटकोफ भी मौजूद थे। याद रहे कि ज़चरी विटकोफ अमरीकी सदर के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ के साहिबजादे हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक इस मुआहदे के तहत SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के मरकजी बैंक के साथ काम करेगी और अपने $1 अरब मालियत के स्टेबल कॉइन को पाकिस्तान के डिजिटल अदायगी के ढांचे के साथ जम करने पर गौर किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान को अपना डिजिटल करेंसी स्ट्रक्चर तैयार करने में भी मदद मिलेगी। We think it's going to, be remarkable, and we're really excited to do business here. It's all about the new economy, and we started this journey almost this time last year when we formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly, having learned from the White House. We are very grateful to all the support that we got from the US. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान डिजिटल पाकिस्तान के विजन को उजागर करते हुए कहा कि डिजिटल अदायगियां और मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मईशत का अहम सतून है। उनका कहना था कि आलमी डिजिटल फाइनेंस में पाकिस्तान की शमूलियत बढ़ रही है, जो हौसला अफजा अमर है। ज़चरी विटकॉफ ने पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क को सराहते हुए महफूज, शफाफ और जदीद डिजिटल अदायगियों के निज़ाम में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की, खासतौर पर सरहद पार अदायगियों और ज़र मुबादला के शोबे में। Digital economy, what we're doing here is bringing it under a regulated framework that at the end of the day will be beneficial for the Pakistani people at large. ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान पहले ही दुनिया के बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनांस के साथ सरकारी मालियाती असासों की टोकनाइजेशन के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक इन इकदामात से न सिर्फ डिजिटल फिनांस के शोबे में रेगुलेटरी माहौल बेहतर होगा, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी और माली शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। ताहम सोशल मीडिया और सियासी हलकों में इस मुआहदे पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें शफाफियत, मफादात के टकराव और आलमी मालियाती इदारों की अदम शमूलियत जैसे नुकात शामिल हैं। हुकूमती मुवक्किफ के मुताबिक ये MOU हतमी मुआहदा नहीं, बल्कि डिजिटल असासों के लिए एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क की जानिब इब्तिदाई कदम है। सामीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा चांदी की कदर में भी इजाफा हो रहा है। तारीख में पहली बार आलमी मंडी में चांदी की फी औंस कीमत 3.6% इजाफे के साथ $90 तक पहुंच गई है। यूं नए साल के पहले 2 हफ्तों में चांदी की कीमत 25% बढ़ी है। एक औंस तकरीबन 2.5 तोले के बराबर होता है। इस हिसाब से चांदी की फी तोला कीमत $37 या 10,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। सन 2025 के दौरान पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत सालाना 1,84,362 रुपए बढ़ी, जबकि इसके मुकाबले में चांदी की कीमत सालाना 4,368 रुपए बढ़ी और सन 2025 के इख्तिताम पर चांदी की फी तोला कीमत 7,718 रुपए तक पहुंच गई। चांदी की कीमत में होने वाला ये इजाफा सन 2026 में भी जारी है और मंगल के रोज मुल्क में चांदी की फी तोला कीमत 9,075 रुपए फी तोला रही। एशियाई मंडियों में सोना भी 0.7% महंगा हुआ। इसकी कदर $4,620 फी औंस से बढ़ गई, जो उसकी बुलंद तरीन कीमत की सतह से महज $15 कम है। तांबे, प्लैटिनम और पैलेडियम, जो धात की एक किस्म है, की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कीमती धातों की कदर उस वक्त बढ़ी जब अमेरिकी मरकजी बैंक यानी US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पाउल के खिलाफ तहकीकात ने इदारे की आज़ादी के बारे में खदशात पैदा किए। अमेरिका में महंगाई के अदादोशुमार तवक्को से कम है, जिसकी वजह से 2026 में शरह सूद मजीद कम होने के इम्कानात पैदा हुए और जुग्राफियाई सियासी कशीदगी ने लोगों को राग़ब किया कि वो महफूज असासों में सरमायाकारी करें। महफूज असासों की मांग में इजाफा होने की वजूहात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेज़ुएला में अस्करी ऑपरेशन के अहकामात, ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए उनके नए मुतालबात और ये इम्कानात कि ईरान में पुरतशद्दद मुजाहरे हुकूमत तब्दील कर सकते हैं भी शामिल रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के साथ बतौर लिखारी और अदाकार डेब्यू करने वाले साफी शाहजेब खानजादा को जहां इस ड्रामे में रैप के जुर्म से जुड़ी कानूनी बारीकियों को दिखाने पर सराहा गया, वहीं उन्हें एक न्यूज रूम ड्रामा बनाने और मुकदमे को मीडिया ट्रायल में तब्दील करने पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। शाहजेब को बतौर साफी एक ड्रामा लिखने का ख्याल कैसे आया और क्या वो इसके बाद मजीद ड्रामे भी लिखने में दिलचस्पी रखते हैं? जानिए खुद शाहजेब खानजादा से। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक आपने कोर्ट रूम ड्रामे को न्यूज़ रूम ड्रामा बना दिया। ये शुरू से मैंने लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की
ایک صحافی کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی اسکرپٹ لکھنے کے لیے فار ڈرامہ؟ دیکھ ہی رہی ہے پاکستان میں سینسرشپ بہت زیادہ ہے، بہت سارے ایشوز پر آپ نہیں بات کر پاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ فرسٹریشن ہو رہی تھی کہ کھل کر پروگرام نہیں کر پا رہے، مگر ضرورت یہ تھی کہ کچھ کرنا ہے، یہ بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا، مگر کیا کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ روشنا ایکٹنگ کرتی ہیں، ایک دن میں نے روشنا کا اسکرپٹ دیکھا، ایک پروگرام کر کے آیا تھا، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے بٹ موڈ اچھا نہیں تھا، شاید کچھ نہ کچھ میرا ایڈٹ ہوا تھا، کچھ سینسر ہوا تھا، اور ان کا میں نے اسکرپٹ دیکھا اور میں نے روشنا سے کہا کہ میں لکھ سکتا ہوں، روشنا کو لگا مذاق کر رہا ہوں، پھر میں نے کہا نہیں سیریسلی میں لکھ سکتا ہوں، اتنا مشکل نہیں لگ رہا مجھے یہ لکھنا، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ہراسمنٹ ہو، وومن امپاورمنٹ ہو، یہ ہم اپنے شوز میں بہت زیادہ کور کرتے ہیں، تو جب ٹاپک ذہن میں آیا تو یہی آیا، اور پھر اس پر کام کرنا شروع کیا، ریسرچ کرنا شروع کی، پھر لکھنا شروع کیا اور پھر لکھ دیا۔ میرا خیال ہے اتنا مشکل کام ہے نہیں، اسکرین پلے لکھنا اور ڈائلاگ لکھنا بہت آسان کام ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات تھے جو میں نے اپنے جرنلسٹک کریئر میں کور کیے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو سروائیورس ہیں انہیں کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے، صرف اور صرف ریپ سروائیورس نہیں، ہراسمنٹ کے سروائیورس ہوں، ڈومیسٹک وائلنس کے سروائیورس ہوں، مرڈر کے وکٹمز ہوں، تو اتنی ساری چیزیں دیکھی تھی کہ بہت سارے مقامات پر ایسا نہیں کہ کیس 9 کسی ایک کیس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، قطعی طور پر نہیں، یہ مکمل ایک فکشن ہے، مگر بہت سارے ایسے کیسز تھے جو میں نے دیکھے عدالتوں کے اندر بھی، پولیس کا رویہ بھی، وہ سب ریفلیکٹ ہوتا ہے کیس نمبر 9 کہ جب میں نے اسکرپٹ لکھ لیا، میں جہاں بہت سارے لائرس کے پاس گیا، میں خاص طور پر مینشن کرنا چاہوں گا جبران ناصر، ان کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ڈسکس کیا، رات دیر تک کیا، لائن بائی لائن بہت ساری کورٹ پروسیڈنگس کو ڈسکس کیا، انہوں نے بہت زیادہ اچھا انپٹ بھی دیا۔ آپ نے سینسرشپ کی بات کی، تو کیا اسکرپٹ کے حوالے سے آپ کو کہیں کوئی لمیٹیشنز یا بائنڈنگ نہیں تھی، لائک اوپن فورم تھا آپ کے لیے؟ مجھے کہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں فیس ہوئی، کیونکہ میں نے خود ہی لکھ رہا تھا، لکھتا چلا گیا، کیونکہ ہم نے بار بار ریپ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو واقعہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے، تو تھا کہ اس کو کس طریقے سے دکھایا جائے، میرا بہت اصرار تھا اس بات پر، اور اپنے شو میں بھی ہوتا ہے، آپ اگر ہمارا کبھی شو بھی دیکھیں، ہم زیادتی کا لفظ جہاں تک نہ ہو سکے نہیں استعمال کرتے، کیونکہ ریپ ایک بہت ہی برا کرائم ہے، اس کو کرائم کے طور پر ہی کوئی آنر کرائم کے طور پر اس کو پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی زیادتی لفظ تو بہت ہی ایک لائٹ لفظ ہے، تو مجھے لگا کہ ہمارے ڈرامے میں احتیاط زیادہ کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ پیمرا کی پابندیاں زیادہ ہوں۔ شروع کی 3-4 ایپیسوڈ میں ہمیں بہت زیادہ آیا فیڈ بیک کہ آپ بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر 5ویں 6ٹھی 7ویں ایپیسوڈ تک نارملائز ہو گیا، لوگوں نے اس کو ایک کرائم کے طور پر لینا شروع کر دیا، ان کے کانوں کو برا لگنا کم ہو گیا۔ ریپ کے ٹاپک پر پہلے بھی پاکستانی ڈرامے بنے ہیں، تو آپ جب لکھ رہے تھے تو کیا چیزیں تھیں جو آپ ضرور چاہتے تھے کہ اس ڈرامے کے تھرو کنوے ہوں؟ تو ایک تو تھا کہ کورٹ روم بہتر طریقے سے دکھانا، دوسرا جو میں نے کیسز کور کیے ہیں، کیس 9 ان 3 چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، سوسائٹی میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سوسائٹی میں یہ ہے جو ہونا چاہیے، وہ 3 چیزیں کور کرتا ہے کہ پولیس والا ہے، دکھایا ہے انسپیکٹر شفیق کو کہ پولیس والا ایسا ہوتا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا ہونا چاہیے، جو کہ ایس پی زہیب ہیں، لائر بخاری ہیں، نہیں ہونا چاہیے مگر بینش ہیں جیسی ہونی چاہیے، ایک کرن ہے جو اپنے ہسبینڈ کی چیٹنگ معاف کر دیتی ہیں، بہت زیادہ لیٹ گو کرتی ہیں، وہ اسٹک ہیں اس بات کے بیچ میں کہ وہ ہوپ فل بھی ہے کہ اس نے نہ کیا ہو، بٹ فیئر فل بھی ہے کہ شاید اس نے کیا ہے، بٹ دوسری طرف منیشا ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ ہیں، سحر ہیں جنہوں نے چیٹنگ کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ برا اس لیے دکھایا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اچھا اس لیے دکھایا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر جو آئیڈیل دکھایا گیا ہے کہ ایسا ہوتا تو نہیں، اگر لوگوں کو لگ رہا ہے تو ڈرامے کا کام ہے یہ دکھانا کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین، مس سحر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کچھ آخری ایک ساتھ کی بات کریں تو ہم نے آپ کو، آپ کے شو کو آن سکرین دیکھا، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، کہاں سے یہ آئیڈیا آیا آپ کے ذہن؟ میں نے دیکھا کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے کورٹ روم ڈرامے کو نیوز روم ڈرامہ بنا دیا، یہ شروع سے میں نے لکھا ہوا تھا۔ دا پرابلم واز کہ اگر ہم اس کو نیوز روم ڈرامے میں نہ لے کے جاتے اور صرف یہ دکھاتے کہ صرف سوشل میڈیا ہی برا یا اچھا ہوتا ہے، نیوز میڈیا میں کچھ اچھا برا نہیں ہوتا، تو یہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ تو آپشن یہ تھا کہ اس ڈرامے کو ہم یہیں ختم کر دیں، کیونکہ کورٹ نے اپنا کام بالکل ٹھیک کر دیا ہے، اور پروڈکشن ہاؤس نے یہ چوز کیا کہ ہمیں کورٹ روم ڈرامہ کو نیوز روم ڈرامہ بھی اس میں دکھانا چاہیے۔ انیشلی میں نے جب لکھا تھا ایک ایکٹر کا سوچ کے لکھا تھا، اور اس ایکٹر نے بطور اینکر اور اس کی ٹیم نے ہی اس بات کو ڈسکور کرنا تھا کہ سمس کی 2 نمبری ہوئی ہے، مگر جب پروڈکشن ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم کسی اینکر سے کرائیں گے، ظاہر نیگیٹو جو اینکر تھا وہ تو کسی نے کرنا نہیں تھا، بٹ یاسر حسین نے کیا اور بہت ہی زبردست کیا، مجھ سے کہا اور میں نہیں تھا تیار ٹو بی آنیسٹ، اس لیے، اور نہ میری ٹیم، مجھے اور میری ٹیم کو لگتا تھا کہ کیس 9 کے ساتھ لکھ لیا، یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک اینکر ایک رائٹر بنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ پروڈکشن ہاؤس کو، میر ابراہیم کو تھا کہ اس کو ریئل لگنا چاہیے اور آپ ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک اور وجہ یہ تھی نیوز شو میں جانے میں، ہمیں یہ دکھانا تھا کہ سحر کا آخر میں، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، باقی سب کی تو لڑائی چل رہی ہے، سحر کو ایک اسٹرانگ اینڈنگ دینی ہے ہم نے،
वो एंडिंग कैसे मिलती? वो एंडिंग ऐसे मिलती कि वो कन्फ्रंट करती है कामरान को। एंकर नहीं डिसाइड करता कि कामरान और वर्सेस सहर होगा, सहर कहती है मैं इसका सामना करना चाहती हूँ, और उसके बाद तबाह कर देती है उसको। बतौर सहाफ़ी क्या आप समझते हैं कि वो गुफ्तगू सर्वाइवर और कल्प्रिट का सामने बैठना और ओपनली केस को डिस्कस करना वाइल अभी कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया, क्या ये कोई गुमराह करना, या आप समझते हैं कि ये ठीक प्रैक्टिस थी? देखिए, बहुत सारे केसेस हमने कवर किए हैं जिसमें ऐसा हुआ है, हैरेसमेंट के केसेस में भी, कि किसी जो हैरेसर था या अलेज्ड हैरेसर था, उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट किया कि वो साथ आना चाहते हैं शो में, मगर सर्वाइवर या फिर हमने भी बतौर सहाफ़ी, जो कि हमने उसमें दिखाया भी है कि बतौर सहाफ़ी हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि सामना करना चाहिए। मैं अगेन, क्योंकि ड्रामेटिक लाइसेंस आप कह लें और एक शहर के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ कि वो कितनी स्टेजेस से गुजर के लड़ी है। आमतौर पर जब हम कोई भी कोर्ट केसेस या कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करते हैं तो जो जुर्म हुआ वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप अनकम्फर्टेबल तो नहीं होंगी अगर मैं लफ्ज़ रेप का इस्तेमाल करूंगा प्रोग्राम? आपने जिस केस का जिक्र किया आपके शो पर, हमने देखा है हरासमेंट का एक केस डिस्कस हुआ है, तो क्या आखिरी 3 एपिसोड जो थे वो रियल लाइफ सिनेरियो से इंस्पायर्ड थे? रियल लाइफ सिनेरियो से नहीं, और सिर्फ एक केस नहीं, इसके अलावा शाहजेब खान मर्डर था, वो अदालत में तो था, हमने उसको टेकअप किया। जो जिन पर मर्डर का इल्ज़ाम था उनके वालिद साहब को हमने इंटरव्यू किया, क्योंकि मर्डर तो भाग गया था। तो या तो आप कहते हैं कि अदालत में मामला चल रहा है, क्या ज़रूरत है शाहजेब को ये मामला मीडिया पर उठाने की, बट जब हमने उठाया तो मामला आगे बढ़ा। इसके अलावा नूर मुकद्दम का केस था, बहुत सारे दीगर केसेस हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा उसको उठाया गया, फैमिली के भी इंटरव्यूज़ हुए। तो आप मीडिया को क्रिटिसाइज़ करने के ऐसा ना करें। या मगर पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि मीडिया ने भी उठाया, सोशल मीडिया ने भी उठाया, अदालत में भी मामला चल रहा था, मगर फिर भी कल्प्रिट को सज़ा नहीं हुई, वो फिर भी बरी हो गए, या तो दियत हो गई या दूसरा मामला हो गया। तो पाकिस्तान में तो सोसाइटी में तमाम जो फैक्टर्स हैं वही होते हैं और वो सारे के सारे किरदार अदा कर रहे होते हैं। क्या आप समझते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो जर्नलिस्टिक विजिलेंटिज्म को फ़रोग देने का मतलब खदशा है? देखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल एक सर्वाइवर है, वो अपने बारे में बात करने को तैयार नहीं है और वो चाहती है कि उसका केस, उसका नाम, उसकी शनाख्त नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद अगर कोई जर्नलिस्ट ये करता है उसके साथ कि ज़बरदस्ती, और हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ मुतअद्दिद यूट्यूबर्स हैं जो सर्वाइवर्स को ही ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हमने नूर मुकद्दम केस में देखा कि एक तो फैमिली इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही थी, उसके बावजूद हमें ऐसे लोग नज़र आए जो ये बात करते नज़र आए कि किससे ज़्यादा बात करती थी, कहाँ था, ये था। तो ये तो हमारे मुआशरे में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर आप उसी चीज़ को प्रमोट करने लग जाएं तो अलग बात है। अगर आप मुआशरे की भलाई के लिए बात करें और जो सर्वाइवर हैं उनकी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल करें, उनकी फैमिली की सेंसिटिविटीज़ का ख्याल करें, उनकी इजाज़त के साथ करें जो कर रहे हैं, तो ये तो जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है। सो बतौर राइटर और फिर स्क्रीन पर आना, जर्नलिज्म से ये इंटरटेनमेंट के टुवर्ड्स का ट्रांजिशन, क्या चीज़ें जो आपने एज अ जर्नलिस्ट कभी नहीं की या सोची बट एज अ राइटर या ड्रामे के हवाले से आपने की? न्यूज़ मीडियम की जो रीच है वो नहीं है जो ड्रामे की है। लेजिस्लेशन की हद तक है, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ तक हमारी बहुत है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास में भी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनमें है। बट मुझे लगता है जो घरेलू ख़वातीन हैं या फिर इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी मेजर ऑडियंस है वो हमें उस तरीके से नहीं देखती जिस तरीके से ड्रामे को देखती है। हमने बुरा की सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में कवर की हुई हैं, जैसे आयशा मलिक का 2 फिंगर टेस्ट वाला फ़ैसला, जैसे मंसूर अली शाह का फ़ैसला, ये सब किया हुआ है अपने प्रोग्राम में। क्राइसिस ऑफ हेल्डरबर्ग की रिपोर्ट, रेप के हवाले से क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं, क्राउन प्रोसिक्यूशन की रिसर्च है। मगर मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि हमें तो पहली दफ़ा बहुत सारी बातें पता चली हैं, बहुत सारी। तो इसका मतलब है कि जो ड्रामे की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैं खुश हूँ कि जो मैसेज हम अपने प्रोग्राम के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा था, वो अपने ड्रामे के ज़रिए बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने में कामयाब हुए। शुड वी एक्सपेक्ट मोर स्क्रिप्ट्स फ्रॉम यू? जी, मैंने एक केस 10 लिख लिया है और केस 10 आप इंशाल्लाह जल्द देखेंगे, क्योंकि रेप के ऊपर लिख लिया था और मुझे कहा गया था कि क्राइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा जाता पाकिस्तान में, तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री जो कि मैंने लिखी है, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान के आखिरी बादशाह के जिलावतन बेटे रजा पहलवी बज़ाहिर अच्छे इंसान लगते हैं, मगर उन्होंने इस बारे में गैर यकीनी जाहिर की कि आया पहलवी को ईरान के अंदर इतनी हमायत हासिल हो सकेगी कि वो इक़्तिदार संभाल सके। ओवल ऑफिस में खबर रसा इदारे रोटर्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस बात का इम्कान है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत गिर सकती है। ट्रंप ने बारहा ईरान में मुजाहिरीन की हिमायत में मुदाखलत की धमकी दी है, ताहम इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रजा पहलवी की मुकम्मल हिमायत से हिचकिचाहट जाहिर की है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। एक एलामिया के मुताबिक मुस्तकिल किए गए जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद ओवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अंबर गुल शामिल हैं। एलामिया में बताया गया कि एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान को मुस्तकिल करने की मंजूरी नहीं दी गई, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तोसी दे दी गई है। कमीशन के मुताबिक ये फैसले जजेस की कारकर्दगी, अदालती अमूर में महारत और मजमूई पेशावराना मयार का जायजा लेने के बाद किए गए हैं। मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल होने से अदालती काम में तेजी और मुकदमात के बर वक्त फैसलों में बेहतरी की तवक्को है।